Next video, debt equity ratio and capital structure ratio are useful for this purpose. यानी 4th नंबर पर अपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑब्जेक्टिविटी में चल रहे हैं और इसमें ये दिया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो दोनों ही यूजफुल होते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की नॉलेज के लिए। 5th नंबर पर दिया है नॉलेज ऑफ एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग efficiency of a concern can be reevaluated with the comparative study of current ratio with previous ratio। यानी करंट रेशियो और पीवीएस रेशियो यानी करंट ईयर के जो डाटाज है और प्रीवियस ईयर के जो डाटाज है उनसे हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी करके वहाँ बिजनेस की जो इफिशिएंसी है उसका रीवैल्यूएशन हो जाएगा। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो करंट ईयर के डाटाज और प्रीवियस ईयर के डाटाज है उनका कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी और वो कंपैरेटिव स्टडी जो बिजनेस है उस बिजनेस की इफिशिएंसी की रीवैल्यूएशंस में काम आएगा। यानी उससे ये पता चलेगा कि बिजनेस की इफिशिएंसी कैसी है और इसके लिए वेरियस एक्टिविटीज रेशियो लाइक स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी इसके जो इफिशिएंसी या एक्टिविटीज़ के लिए जो होगा वो हम एक तो कैलकुलेट करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सेकंड करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एक दिया है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। मेजर द इफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न। 6 नंबर पर है नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के बारे में नॉलेज देना। यानी हमने जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर किया है कंपनी ने उससे नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन उस नेट प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस तभी होगा जब उस नेट प्रॉफिट को सेल्स या कैपिटल से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद उसका जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा उसी से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की नॉलेज मिल पाएगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रीवैल्यूएट बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंस unless its relations is being established with sales or capital invested in the concern. The relation is called profitability. So accounting ratio are useful to measure the profitability. यानी ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है और उसका अगर इम्पोर्टेंस होगा कब, जब वो सेल्स या कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या होगा उसका कंपेयर होगा, तभी वो प्रॉफिट इम्पोर्टेंस होगा। 7 नंबर पर है हेल्प इन कंपैरिजंस यानी कंपैरिजन स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस ऑफ ए फर्म कैन बी कंपेयर विथ अदर फर्म यानी जब एक फर्म या कंपनीज दूसरे फर्म या कंपनी से कंपैरिजन करना चाहती है या एक रिलेवेंट पीरियड से दूसरे रिलेवेंट पीरियड का कंपेयर करना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो एनालिसिस होगा वो कंपैरिजंस में हेल्प करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस ए फर्म कैन बी कंपेयर्ड विथ अदर फर्म या रेशियो इज ऑफ ए पीरियड कैन बी कंपेयर्ड विथ द सम रेशियो of other period can provide information about efficiency easily. नेक्स्ट है 8 नंबर पर हेल्प इन ट्रेड एनालिसिस यानी जो बिजनेस का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के नॉलेज के लिए रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है। बाय द स्टडी ऑफ डिफरेंट रेशियो ऑफ मैनी ईयर्स यानी बिजनेस के मैनी ईयर्स के जो डिफरेंट रेशियो है उनका कंपैरेटिव स्टडी करेगा, डिफरेंशियल स्टडी करेगा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न कैन बी मेजर और से इट्स कम टू बी नॉलेज वेदर फर्म इज प्रोवाइडिंग इम्प्रोवाइडिंग या डिटीरियरेटेड ओवर ईयर यानी जो कंपेयर करेगा उससे ये पता चलेगा कि बिजनेस या कंपनी
इम्प्रूव कर रही है या डिक्रीज में जा रही है या फिर डाउन में जा रही है, इसकी स्टडी करेगा। ये हुए हैं अपने ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। यानी जो रेशियो एनालिसिस है उसमें ऑब्जेक्टिव हो गए तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, और ये लिमिटेशंस बहुत बार काम आएंगे अपने फाइनेंशियल एनालिसिस में भी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी यही लिमिटेशंस यूज़ होंगे। तो लिमिटेशंस को क्या होंगे, जो हमने 11th में पढ़े थे उनसे रिलेटिव ही लिमिटेशंस होंगे। यानी अकाउंटिंग जो लिमिटेशन पढ़े हैं उनसे रिलेटिव ही होंगे ये लिमिटेशंस भी। पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस इज ए यूजफुल टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न्स। यानी रेशियो एनालिसिस है वो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंस है। ऑन द अदर हैंड रेशियो एनालिसिस हैज सम लिमिटेशन आल्सो, लेकिन फिर भी रेशियो एनालिसिस के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। देयरफॉर द एनालिसिस शुड कीप इन व्यू the limitations of this. These limitations are as following. कौन कौन से limitations है वो उसके बारे में नॉलेज देते हैं। फर्स्ट नंबर पर है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यानी जो अकाउंटिंग है उसके लिमिटेशंस में हम पहला पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन सी लिमिटेशंस है। रेशियो आर कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो भी रेशियो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर ही प्रिपेयर होंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं। यानी कंपनी के अंदर जो वर्ड यूज़ करेंगे वो फाइनल अकाउंट की जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, रेशियो प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर based on different conventions, concept of accounting and personal judgment। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसके बेस पर प्रिपेयर होते हैं, कन्वेंशन के बेस पर, और कंसेप्ट, प्रिंसिपल या फिर पर्सनल जजमेंट के बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। यदि पर्सनल जजमेंट और कन्वेंशन हमने डिफरेंट यूज़ किए तो फाइनल अकाउंट भी डिफरेंट बनेंगे, और फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट कन्वेंशन या कंसेप्ट या पर्सनल जजमेंट यूज़ करेंगे तो उससे फाइनल अकाउंट भी डिफरेंट बनेंगे, और डिफरेंट फाइनल अकाउंट से कंपैरिजंस स्टडी नहीं हो पाएगी। तो ये लिमिटेशंस बन जाता है इसका। देयरफॉर द वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन रेशियो। अतः इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई एरर्स होगी या कोई लिमिटेशंस होगी तो उसका इफेक्ट भी किस पर आएगा, रेशियो पर ही आएगा। ए रिजल्ट रेशियो एनालिसिस शुड बी मिसलेंडिंग, और रिजल्ट भी गलत ही आएंगे। सेकंड है इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है झूठे दिखावे रखना। यानी बिजनेसमैन अपने जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है उन फाइनल अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट्स को ज़्यादा शो करे, सेल्स अबव दिखावे या लो दिखावे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा कर देवे या कम कर देवे, एक्सपेंसेस ज़्यादा रिकॉर्ड करे या कम रिकॉर्ड करे, ये सब विंडो ड्रेसिंग में आते हैं। और विंडो ड्रेसिंग से अगर हमारे जो फाइनल अकाउंट इफेक्टिव हुए तो ऐसी कंडीशन में रेशियो भी इफेक्टिव होंगे, और उन रेशियो से हमें जो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो वो भी रॉन्ग होगी। तो पहले पढ़ते हैं सेकंड नंबर पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑफ लेस डेप्रिसिएशन देन एक्चुअल डेप्रिसिएशन। यानी जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन था उससे भी अगर हमने कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है या प्रॉफिट में से रिटर्न ऑफ किया है तो ऐसी कंडीशन में हमने एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड किए तो प्रॉफिट अबव हो जाएगा। सेकंड दिया है ओवर स्टार्टेड द क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अगर ओवर वैल्यूएशंस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा।
तो इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बिजनेस में प्रॉफिट भी अबाउ नजर आएगा. इट इज डाउन द शो फाइनेंशियल पोजीशंस बेटर एंड टू शो हायर quantum of profit. Therefore, the result of ratio analysis would be wrong. Next है comparison based on different accounting policy. यानी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी जो बिजनेसमैन ने प्रिपेयर की है, यूज़ की है, अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट होगी तो ऐसी कंडीशन में हम कंपेयर करेंगे, रेशियो प्रिपेयर करेंगे तो वो रेशियो भी रॉन्ग आएंगे. क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग पीरियड में या अलग अलग टाइम में या अलग अलग बिजनेसमैन ने अलग अलग पॉलिसी अगर यूज़ की है, अलग अलग कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट या कन्वेंशंस यूज़ किए, तो ऐसी कंडीशन में फाइनल अकाउंट भी डिफरेंट आएंगे, तो उनका कंपैरिजन स्टडी भी यूज़फुल नहीं होगी. पढ़ते हैं. इफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर followed by a firm in two different period. अगर कोई भी फर्म या कंपनी डिफरेंट पॉलिसी यूज़ करती है, डिफरेंट अलग अलग कंपनीज अलग अलग पॉलिसी यूज़ करेंगी और उसको कंपेयर करेंगे तो भी वो यूज़फुल नहीं होगा. एंड या और बाय टू डिफरेंट फर्म्स इन सच ए केस इंटर पीरियड कंपेरिजन और इंटर फर्म कंपेरिजन्स विल बी अनबिलीवेबल्स. दोनों ही अनबिलीवेबल्स होंगे, यानी इंटर फर्म कंपेरिजन्स या इंटर पीरियड कंपेरिजन दोनों ही यूजफुल नहीं होंगे. Therefore, result from comparison of financial statement of such firm will provide misleading informations. Next है effect of personal ability and bias of the analyst. यानी जो एनालिसिस करने वाला होता है उसे कहते हैं एनालिस्ट. अगर वो एनालिस्ट करने वाला जो पर्सन है उसकी एबिलिटी और उसका बिहास डिफरेंट होगा और अगर उसकी एबिलिटी लो होगी तो ऐसी कंडीशन में जो वो अकाउंटिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, वो भी डिफरेंट आएंगे. यानी एनालिसिस करने वाले जो पर्सन है उसकी एबिलिटी का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा एनालिसिस में. अगर उसकी एबिलिटी लो है तो एनालिसिस की रिपोर्ट भी रॉन्ग आ सकती है. तो पढ़ते हैं. Conclusions drawn on the base of ratio analysis are affected by personal ability and bias of the analyst. If the analysis is based is calculating ratio, the conclusions will also be misleading. नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटी एनालिसिस. यानी जो क्वालिटी एनालिसिस किए जाते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ लैक या कमी रहती है. यानी जनरली जो हम ट्रांजिशंस होते हैं वो मनी मेजरमेंट वाले ही रिकॉर्ड करते हैं. यानी क्वालिटी ट्रांजिशंस का हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं. क्वालिटी या जो ट्रांजिशंस मनी मेजरमेंट नहीं होते हैं उनका रिकॉर्ड ही नहीं होता है. तो ऐसी कंडीशन में वो चाहे कितने ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस हो, उनका रिकॉर्ड नहीं होगा तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस में भी यूज़ नहीं हो पाएगा. तो वो उसकी एक लिमिटेशंस बना दी. द मॉनेटरी ट्रांजिशंस आर रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेशियो आर कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस. यानी जितने भी मॉनेटरी टर्म्स होते हैं उन्हीं का रिकॉर्ड होता है और उन्हीं से क्या होंगे, रेशियो या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिवेल्युएट इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो रेशियो एनालिसिस एक्सप्रेस्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट नॉट क्वांटिटी expect not quality expect. In ratio analysis no attendance is paid toward quality factors like loyalty of managers. यानी मैनेजर की लॉयल्टीज, गुडविल ऑफ बिजनेस, वर्कर सर्टिफिकेशंस,
ये और जो कस्टमर्स होते हैं उनका बिहेवियर, ये सारे ऐसे ट्रांजिशन हैं जो मनी मेजरमेंट में नहीं होते। नेक्स्ट है टू कंपेरिजन अदर रेशियो रिक्वायर्ड, यानी अदर रेशियो से अगर अपन कंपेरिजन्स करें तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। वो कैसे होती है कि अगर हमने सिंगल रेशियो है और उस सिंगल रेशियो से अगर किसी कंपेयर करना चाहें तो वो कंपेयर हो ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए कोई ना कोई सेकंड रेशियो और चाहिए। यानी जब तक दो रेशियो नहीं होंगे तब तक कंपेरिजन हो ही नहीं पाएगा। तो टू कंपेरिजन अदर रेशियो रिक्वायर्ड, यानी कंपेरिजन करने के लिए किसी अदर रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। On the base of single ratio, neither any comparison can be made nor any decision can be taken. Hence, it is external to pay association over all relating ratio with while drawing conclusion for a good analysis. 7 नंबर पर है अनेबल टू फ्यूचर प्रोजेक्शंस, यानी जो रेशियो एनालिसिस है उस रेशियो एनालिसिस के बेस पर हम फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, या फ्यूचर के लिए कोई भी मतलब हम प्रोजेक्शन नहीं बना सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं। रेशियो एनालिसिस इज मेड ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंटिंग विच आर बेस्ड ऑन ट्रांजिशंस एंड इवेंट ऑफ पास्ट, यानी जितने भी जो पास्ट में जो इवेंट हुए हैं या पास्ट में जो ट्रांजिशन हुए हैं या हिस्टोरिकल जो अकाउंटिंग है उन्हीं के बेस पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर हुई है, और अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसी की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यानी पास्ट के बेस पर हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। Therefore, inferences drawn from ratio analysis cannot be used in estimated for future. नेक्स्ट है 8 नंबर पर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ट्रेंड, यानी बिजनेस का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड की भी हमें नॉलेज नहीं देगा ये। एनालिसिस बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ईयर कैन नॉट बी रिलाइजेबल, इट्स कैन नॉट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रोग्रेस या डिसलाइन to find out trend of profitability etc. It is external that inforce should be based on financial statement of many years, यानी ओनली इंडिविजुअल 1 ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके से हम एनालिसिस तो कर ही नहीं सकते, और उससे हम ये भी बिजनेस के बारे में नहीं जान सकते हैं कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या डाउन में जा रहा है। ओनली 1 ईयर से नहीं होगा, अगर हमें कंपेयर भी करना है तो कई ईयर के डाटा चाहिए और उन कई ईयर के डाटा से हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब तक जो पढ़ा है उसको नोट आउट करते हैं, ठीक है? सब अपनी अपनी बुक्स के अंदर नोटबुक के अंदर उसे नोट कर लेना। चलो, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले लिखते हैं रेशियो का मीनिंग ऑफ रेशियो। मीनिंग ऑफ रेशियो, the arithmetical expressions of relationship between
two numbers is called ratio. चलो नेक्स्ट लिखते हैं रेशियो एनालिसिस का मीनिंग. रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस में लिखें रेशियो एनालिसिस इज ए मेथड्स ऑफ मीनिंग लिखे रेशियो एनालिसिस इज ए मेथड्स ऑफ presenting item or group of item of financial statement, establishing relationship in simple manner. नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियो. इसमें लिखे रेशियो कैन बी expressed in three ways. A. Proportions. नेक्स्ट है सेकंड एज रेट. थर्ड है एज परसेंटेज. ये 3 वे हो गए. नेक्स्ट लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस.